हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टी ट्यूबर में। दोस्तों, कल जो पेपर हुआ है उसका ये दूसरा वीडियो है। मैंने बहुत विस्तार से बनाया है, इसलिए इसमें काफ़ी वक्त लग गया। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, जो टीजीटी जो कल पेपर हुआ है टीजीटी 2016 का, उसका पहला पार्ट है। उसमें 30 क्वेश्चन हमने हमने विस्तार से बताए हैं। तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके आगे आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हमने तो बता दिया था 30 तक। अब देखते हैं 31। द बॉस वांटेड टू नो, फिर डैश है हाउ हाउ द जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड। ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें हाउ आई हैड डन द जॉब, मेरा बॉस ये जानना चाहता है कि मैंने कैसे काम किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाउ हैड आई का इस्तेमाल वहाँ पे हम करते जहाँ पे क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे करते। ठीक है, हाउ जो ऑप्शन नंबर सी है, हाउ वुड आई हैव, तो इसका जो जो इस्तेमाल होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। तो उस तरह का यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। दैट हाउ हैड आई डन द जॉब, तो बी वाला गलत है एकदम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड डन द जॉब, मेरे बॉस ये जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे काम किया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। आई विश, तो इसके बाद डैश लगा है। तो फ्रेंड्स, जब इस तरह का सेंटेंस होता है तो हमेशा वर्क का इस्तेमाल होता है। हमेशा, ज़्यादातर 99% चांसेस ये होते हैं कि वर्क का इस्तेमाल होता है। तो आई विश आई वर ए किंग, मैं सोचता हूँ कि काश मैं राजा होता। तो हम इसके साथ हमेशा वर्क का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट बनाना है। डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन, पानी के समीप मत जाओ बच्चों, सी सैड, उसने कहा। डोंट गो, तो यहाँ पे अब आपके पास तीन चार मतलब पहचानने का है। सजेस्टेड, सजेस्टेड माने होता है सुझाव देना। तो यहाँ पे सुझाव वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे खतरे की घंटी हमें दिखाई दे रही है। पानी के पास मत जाओ बच्चों वरना तुम डूब सकते हो या तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ खतरे की घंटी हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सजेस्टेड का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वो छोटी मोटी बात होती तो वहाँ पे लगा देते। सी आस्क्ड द चिल्ड्रन, उसने बच्चों से कहा, नहीं ये भी नहीं होगा। अर्ज्ड, अर्ज माने होता है मिन्नतें, मिन्नतें करना, बहुत ही रिक्वेस्ट करना। तो यहाँ रिक्वेस्ट की कोई बात नहीं, यहाँ खतरे की बात हो रही है। तो वार्नड, उसने चेतावनी दी। सी वांट द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर, उसने चेतावनी दी, बच्चों से कहा कि वहाँ पे मत जाओ। ठीक है, तो खतरे की बात है इसलिए वार्न का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ही सेड प्लीज़ प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, उसने कहा प्लीज़ प्लीज़, कृपया कृपया मुझे एक मौका दो। तो यहाँ पे आदमी मिन्नतें मांग रहा है, वो बिल्कुल पैरों में गिर गया है, इस तरह की फीलिंग आ रही है, पैरों में एकदम गिर गया है। प्लीज़ प्लीज़, ज़रूर प्लीज़ प्लीज़ मुझे ये काम करना ही करना है, मुझे मौका दो। तो यहाँ पे मिन्नतें मांग रहा है इसलिए यहाँ पे बेग्ड का इस्तेमाल हो जाएगा। समझ लो कि वो भीख मांग रहा है। ठीक है, इसी से आप पहचान लेंगे। पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक कहना, यहाँ तो कोई विनम्रता की बात नहीं है। रिक्वेस्टेड, उसने उनसे रिक्वेस्ट की, नहीं यार प्लीज़। अगर यहाँ पे सिर्फ एक बार प्लीज़ होता तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हम कर देते, लेकिन यहाँ दो बार है तो आदमी बहुत ज़्यादा, उसको आवश्यकता है, तो बैग्ड यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया। और 35 देखते हैं। द मीनिंग ऑफ द ईडियम ए ब्रोकन रीड, ए ब्रोकन रीड माने होता है जो आदमी विश्वसनीय ना हो। तो सही जवाब है अनरिलायबल, जो व्यक्ति विश्वसनीय ना हो और आप बिल्कुल कंफर्म ना हो कि आपको वो धोखा देगा कि आपके काम आएगा, उसको बोलते हैं ब्रोकन रीड यानी कि अनरिलायबल। तो देखते हैं इसका हमने क्या बनाया है। ठीक है, तो ये तो हो गया था, ये सारा हमने एक्सप्लेनेशन लिख लिया था, लेकिन चलिए ठीक है। तो ए ब्रोकन रीड, इसका मीनिंग होता है पहला इसका एक अर्थ होता है कि ए वीक और इनइफेक्चुअल पर्सन, एक एक आदमी किसी पद पर तैनात हो पर वो कुछ काम न कर पाए, तो वहाँ पे उसके पास कोई प्रभाव न रहे, तो उसके लिए भी ब्रोकन रीड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जो दूसरा इस्तेमाल होता है अनरिलायबल और अनसपोर्टिव पर्सन, आप बिल्कुल विश्वास आपको नहीं है कि वो आपकी मदद करेगा मौका पड़ने पर कि नहीं करेगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन वो देखिए सेंटेंस। आई थॉट आई कुड काउंट ऑन माई बेस्ट फ्रेंड, मैं सोच रहा था कि मैं अपने दोस्तों पर भरोसा कर सकता हूँ। फॉर सपोर्ट डूइंग दिस डिफ़िकल्ट टाइम,
मतलब मेरे दोस्त मेरे मुसीबत के समय मदद करेंगे, मैं ऐसा सोच रहा था। बट शी प्रूव्ड टू बी ए ब्रोकन रीड, यहाँ शी लड़की की बात हो रही है, लेकिन वो तो एक ब्रोकन रीड साबित हो गई, यानी कि उसने मेरा साथ नहीं निभाया। एंड नेवर रिटर्न माई कॉल्स, और उसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। ठीक है, इस तरह इसका इस्तेमाल होता है। अनरिलायबल पर्सन। अब देखते हैं आगे। द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज। दोस्तों गूज एक पक्षी होता है, जैसे हंस होता है उस तरह का पक्षी होता है। तो यहाँ पे मैस्कुलिन गलत है, यहाँ पे पूछना चाहिए फेमिनिन पूछना चाहिए, क्योंकि जो गूज है वो पहले ही ऑलरेडी मैस्कुलिन जेंडर में है। तो इसका जो फेमिनिन होता है वो होता है गैंडर। ठीक है, फेमिनिन जो होता है वो गैंडर होता है, जो मादा गूज होती है उसको ही गैंडर बोलते हैं। और ये हंस की तरह बतख, ये बतख की तरह एक पक्षी होता है। ठीक है, जो समुद्र वगैरह में रहता है, जहाँ पानी की जगह होती है वहाँ पे रहता है। ठीक है, तो फेमिनिन जेंडर ऑफ गूज का होता है गैंडर। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस। कौन सा सही नहीं है? इन नरेशन डायरेक्ट, सॉरी, इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट ए सिंपल प्रेजेंट बिकम्स ए सिंपल पास्ट। बिल्कुल सच सच बात है। ठीक है, जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होता है उसको हम सीधे सीधे सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। सच है एकदम। द शैल ऑफ फ्यूचर टेंस इज चेंज्ड इनटू शुड। बिल्कुल सही है, जहाँ शैल होता है वहाँ पे हम इनडायरेक्ट में शुड कर देते हैं और विल का वुड कर देते हैं। अब डी वाला देख लेते हैं एक बार। द प्रोनाउन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी। बिल्कुल सच बात है। ठीक है, जहाँ पे आई होता है वहाँ पे हम लोग मी कर देते हैं, जहाँ पे शी होता है वहाँ पे हर कर देते हैं। ठीक है, जहाँ ही होता है वहाँ पे हिज कर देते हैं। बिल्कुल सच है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा आंसर है। द विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज्ड इनटू शैल। शैल में नहीं होता है, विल जो होता है वो वुड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यह हमारा गलत जवाब, गलत यही है। तो यही हमें आंसर, हमारा यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो एब्डिकेट, एब्डिकेट से बनता है एब्डिकेशन, ये बिल्कुल सही है। सी वाला देख लेते हैं। एडॉप्ट, किसी को एडॉप्ट करना, बच्चा गोद लेना, तो एडॉप्शन सही है। एफेक्ट, एफेक्शन बिल्कुल सही है। एफेक्टेशन सही है। तो एब्डिकेट, यहाँ पे एब्डिकेट नहीं होगा, एबडक्ट होगा। एबडक्ट माना होता है किसी को किडनैप कर लेना, तो एबडक्शन हो जाएगा, किसी को किडनैप कर लेना, तो एबडक्ट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एबडक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग्स। कौन सी स्पेलिंग सही है? तो ये रोंडेवू, इसको बोलते हैं रोंडेवू। जब कहीं पे किसी से निश्चित समय पर हम मुलाकात करते हैं तो उसको बोलते हैं रोंडेवू। ये देखिए, ठीक है, इसको पहले हम काफ़ी गलत पढ़ते थे, रेंडेजबस पहले पढ़ते थे जब तक पता नहीं था, पर इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो रोंडेवू है। ए मीटिंग ऑफ, इसका ए मीटिंग एट एन एग्रीड टाइम एंड प्लेस, पहले से किसी जगह और किसी निश्चित समय पर किसी से मुलाकात करने को ही रोंडेवू कहते हैं। ठीक है, इसको अपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं, इंगेजमेंट कह सकते हैं, मीटिंग कह सकते हैं। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 8। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग के सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट। कौन से नियम सच नहीं है, किसके? इन नरेशन के संबंध में। ठीक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हो रही है। when the reporting is in the principal verb in the past tense, all present tense of the direct are changed into the corresponding past tenses। सही है बिल्कुल। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जो प्रेजेंट टेंस होते हैं उसको पास्ट टेंस में हम कन्वर्ट कर देते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट होता है तो हम सिंपल पास्ट कर देते हैं। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस कर देते हैं। सच है ये एकदम। तो ये हो गया। और एक बार सी देख लेते हैं। द प्रोनाउन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी। बिल्कुल सही है। जो प्रोनाउन होते हैं वो हम चेंज कर देते हैं। ही, शी, दे का देयर कर देते हैं। ठीक है,
तो पूरा पूरा हम चेंज कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग। शी का हर कर देते हैं, ही का हिज कर देते हैं। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस नेवर चेंज। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो डी वाला है, ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो जाता है। एक बार बी देख लेते हैं। तो बी है, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। तो ये बिल्कुल सच है, ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है। तो जो हमारा सही जवाब होगा वो डी वाला होगा, क्योंकि जो वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन, इसमें कह रहे हैं कि जो शब्द जिनसे मालूम पड़ता है कि वो घटना अभी जल्दी हुई है वो नहीं बदलता है, जबकि ये गलत है, वो बदल जाता है। आपको हम बता रहे हैं पूरा। देखिए जो दिस होता है उसको हम दैट कर देते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक है। यस्टरडे होता है उसको प्रीवियस डे कर देते हैं, टुमारो को कर देते हैं फॉलोइंग डे, द कमिंग डे। उसी तरह पूरा चेंज कर देते हैं, दिस को दोस कर देते हैं, हेयर का देयर कर देते हैं। तो जो चीज़ें निकट होती हैं उसको भी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। कि देखिए ये पूरी लिस्ट है इसमें। जो यस्टरडे को कर देते हैं प्रीवियस डे, लास्ट नाइट को कर देते हैं प्रीवियस नाइट। तो पूरी एक लिस्ट है इसमें, तो उसके हिसाब से वो चेंज हो जाता है। जबकि सेंटेंस में क्या कह रहे हैं कि चेंज नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू। कौन सा इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो केस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स। ये वाला सही है, ये बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है। ये बार सी देख लेते हैं। पजेसिव केस डिनोट्स ओनरशिप और पजेशन। ये इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि कहता नहीं है दिस इज़ माई बुक। तो जो माई है वो पजेसिव केस हो गया, वो दिखाता है कि यह पुस्तक मेरी है। दिस इज़ योर कार, तो योर जो वर्ड है वो दिखाता है कि वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आती है। जो पोजीशन माने क्या होता है कि दूसरे के अधिकार क्षेत्र में आना। तो ये बिल्कुल सही है। जो पॉजिटिव केस होते हैं वो पोजीशन को यानी कि अधिकार को, ओनरशिप को दिखाते हैं। सच्चाई है। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस डिनोट्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब और द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तो ये वाला भी सही है। अब देखते हैं बी वाला। नॉर्मेटिव केस हैज़ नो रिलेशनशिप विद ए फाइनाइट वर्ब। तो फ्रेंड्स यहाँ नॉर्मेटिव की जगह यहाँ पे क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस यहाँ पे आएगा। जब वर्ब को या प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ए सेंटेंस के रूप में यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, ठीक है। कोई नाउन है या प्रोनाउन है, जब उसको हम सेंटेंस के सबसे पहले यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये होगा। इसको आपको थोड़ा एग्जांपल दिखा देते हैं। नॉमिनेटिव केस का क्या एग्जांपल होता है। नॉमिनेटिव केस को बोलते हैं कर्ता कारक। जैसे राम इज़ रीडिंग ए बुक, तो इसमें किताब कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो ये नॉमिनेटिव केस हो गया। सी, अब जो सी है ये प्रोनाउन है, फिर भी ये प्रिंसिपल का काम कर रही है, ठीक है। सी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रही है, तो जो सी है वो भी इसमें कर्ता कारक हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया। तो नॉमिनेटिव केस बिहेव्स एज ए प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट, तो ये सही है, ठीक है। तो ये सही है। इसमें जो इसमें उन्होंने बात कही है, नॉर्मेटिव कुछ नहीं होता है, वो नॉमिनेटिव केस होता है। हैज़ नो रिलेशनशिप विद ए फाइनाइट वर्ब, तो ये गलत है, रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जो फाइनाइट वर्ब होती है उससे रिलेशनशिप होता है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। हमें वही चुनना है जो गलत है, नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इंक्लूड द कार्डिनल एंड द ऑर्डिनल नंबर्स। न्यूमेरिकल्स एडजेक्टिव होते हैं, उसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल होता है। सही है बिल्कुल ये, ठीक है। पार्टिटिव एडजेक्टिव्स डिनोट ए पार्ट ऑफ क्लास और ए ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। जो पार्टिटिव एडजेक्टिव होता है वो किसी वस्तु का एक हिस्सा दिखाता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिनोट क्वालिटी काइंड और कंडीशन। यहाँ पे कह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव जो होती है वो विस्तार से दिखाता है, उसकी क्वालिटी कैसी है वो दिखाता है, किस हालत में, किस कंडीशन में वो दिखाता है।
ये भी सही है, ये तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। यहाँ पे लिखा है कि नॉन डिस्क्रिप्टिव, वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। आपको दिखा रहे हैं, इसको एग्जांपल दिखा रहे हैं। जो प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बना है, प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है प्रॉपर नाउन से, जैसे इटली तो इटालियन। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव है, ये बता रहा है कि जो व्यक्ति है वो इटली का रहने वाला है। चाइना चाइनीज़, ठीक है, क्राइस्ट क्रिश्चियन। तो ये इस तरह के जो वो एडजेक्टिव होते हैं उसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं। शेक्सपियर शेक्सपियरियन, ठीक है, तो इस तरह के जो होते हैं वो बनते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, समटाइम्स प्रॉपर एडजेक्टिव आर यूज टू संगेंटली डिस्क्राइब समथिंग। तो ये सारे जो वर्ड हैं आपने पढ़ा, चाइनीज़, इटालियन, शेक्सपियरियन, ये किसी बात को डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्राइब करने के काम आते हैं। डिस्क्राइब समथिंग, दिस इज सिमिलर टू रेगुलर एडजेक्टिव बट प्रॉपर एडजेक्टिव आर फार मोर स्पेसिफिक। जो ये प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं बहुत ही विशिष्ट होते हैं और विशेष मकसद के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन के काम आते हैं। तो यहाँ पर नॉन डिस्क्रिप्टिव लिखा है, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये लाइन गलत है और हमें वही चुनना है जो कि गलत है, नॉट करेक्ट। ठीक है, ये हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। द एक्सप्रेशन टीचिंग इज ए साइंस, मतलब बच्चों को पढ़ाना एक विज्ञान है। द अंडरलाइन वर्ड इज ए, तो जो टीचिंग है ये क्या है, वर्बल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, नन ऑफ द अबव। तो टीच जो वर्ब से बना है इसलिए वर्बल नाउन है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वर्ब से बना है तो वर्बल नाउन हो गया टीचिंग। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली एज प्रिंसिपल वर्ब्स इन सम केसेस। तो ये सही है, ये इसमें बिल्कुल सही है। और जो दूसरा वाला है, प्राइमरी ऑक्सिलरी में चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन, ये भी बिल्कुल सही है। सी वाला पढ़ते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में भी यूज्ड एज इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ टू, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही होगा। द सोल पर्पस ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी इज टू डेमॉन्स्ट्रेट द सुपर सेगमेंटल फीचर ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यही होगा। ये कुछ खास उतना समझ नहीं आ रहा है। 44, तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो कौन कौन सी होती है, बी हैव डू। ठीक है, बी हैव डू, दीज वर्ड्स मॉडिफाई अदर वर्ड्स। और ये जो वर्ब होती हैं इनका इस्तेमाल दूसरी वर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए भी होता है, जैसे हैज़ गॉन। अब यहाँ पे हैव है तो यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल कर लिया इन्होंने, हैज़ गॉन, डिड गो, वहाँ पे गया, जरूर गया, इज गोइंग। ठीक है, तो ये तीन जो वर्ब हैं, बी हैव डू, इसके संबंध में बात हो रही है तो इसका इस्तेमाल होता है इसमें पूरा। ठीक है, when the functions are modifiers the primary auxiliary verb is to have give information about the tense and aspect of the verb phrase। तो इसका इस्तेमाल होता है, यही जो ऑप्शन नंबर 4 है वही हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला आप एक बार फिर से देखिए, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है इसका इंडिपेंडेंटली यूज़ होता है प्रिंसिपल वर्ब में, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बी है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली हम कर सकते हैं, जैसे बी देयर, बी एट होम, घर पर रहना, तुम घर पर रुकना। ठीक है, इस तरह का हम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव ए सीट, हैव ए कप ऑफ टी। ठीक है, चाय लीजिए, एक कप कॉफ़ी लीजिए, हैव ए सीट, कृपया बैठ जाइए। डू दिस वर्क, तुम अपना काम करो, डू योर होमवर्क। तो यहाँ पे ये जो तीनों हैं इनका इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सच हो गया। फिर उसमें दूसरा कह रहे हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी में चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन, फिर वो चेंज हो जाता है पर्सन जैसा बाद में इन्होंने इस्तेमाल करके दिखाया है। ठीक है, वो सही है, बिल्कुल सही है। बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही उसमें होना चाहिए। ठीक है, डी वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया है? तो सही जवाब है सी, माई सेल्फ होना चाहिए इसमें। ठीक है। इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव में कई चीज़ें आती हैं, आपको दिखाना है अभी, तो इसमें माई सेल्फ होगा। अब इसमें क्या क्या आता है आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द 9, यहाँ कुल मिलाकर 9 आती हैं इंग्लिश रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। ठीक है, तो कुल मिला के 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं जिनका इस्तेमाल होता है। तो 9 वाला हमारा बिल्कुल सही है, माई सेल्फ वाला, ये हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली। अब यहाँ पे करेक्ट लिखा है लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट को चुनना है। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। वी रेयरली सी ए लायन, हम बहुत कम ही किसी शेर को देख पाते हैं। ठीक है। वी स्कार्सली सी ए लायन, ये भी सही है कि स्कार्सली माने भी बड़ी मुश्किल से हमें कोई शेर देखने को मिलता है। ही प्लेड गुड, उसने अच्छा खेला। अब ये सेंटेंस गलत हो गया। ही लिव्स माइजरली, माइजरली एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जब हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो बाद में ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव का इस्तेमाल वर्ब की विशेषता को दिखाता है। ठीक है, जो एडजेक्टिव होता है वो क्या विशेषता दिखाता है वर्ब की। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत है। ही लिव्स माइजरली नहीं होगा, इसके बाद कुछ और होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता। ठीक, अब इसका ये देखिए, जो माइजरली है ये एक एडजेक्टिव है और यहाँ पे क्या लिखा है कि सम वर्ड्स एंडिंग इन ली, बहुत से वर्ड होते हैं ऐसे होते हैं जो ली के साथ ख़त्म होते हैं, तो वो एडजेक्टिव होते हैं और वो एडवर्ब नहीं होते हैं। तो जैसे कॉस्टली, कवर्डली, डेडली, फ्रेंडली, लाइकली, लिवली, लोनली, सिली, माइजरली, अनलाइकली, तो ये सारे जो वर्ड होते हैं इनका इस्तेमाल हम करते हैं, काफ़ी गलत हो जाता है कई बार और वो गलती हो जाता है, जबकि हमें एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ही बिहेव्ड कवर्डली, अब बहुत बार हम लोग इसका इस्तेमाल कर देते हैं कि उसने बहुत ही कायरतापूर्वक उसने व्यवहार किया, पर ये सेंटेंस गलत हो गया, ये सेंटेंस गलत है। इसका करेक्ट क्या होगा, ही बिहेव इन ए कावर्डली मैनर। हमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो ही ये सही होगा, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ही बिहेव्ड इन ए कावर्डली मैनर, उसने बहुत ही कावर्डली माने होता है कि जो डरपोक हो, जो डरपोक बहुत ही कायरता के साथ उसने व्यवहार किया। ठीक है, ये इस तरह हो सकता है, और या तो ऐसे हो सकता है ही बिहेव्ड लाइक ए कावर्ड, उसने एक क्या कहते हैं एक डरपोक की तरह उसने व्यवहार किया। ठीक है, अब हम लोग ऐसे भी कह देते हैं कि ही लाउड सिली, वो तो ऐसे बेवकूफ़ी में हमें हंस रहा था, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, इसके बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। ही गेव ए सिली लाफ, इस तरह भी इसका इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, ही लिव्स माइजरली, अब देखिए यहाँ पे वही एकदम सेम क्वेश्चन आ गया है, तो इसका जो सही होगा कैसे होगा, ही लिव्स इन ए माइजरली वे, इस तरह इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, उसके रहने का जो तरीका है बहुत ही कंजूस से भरा हुआ है, या कि बहुत कंजूस है, तो इस तरह इसका इस्तेमाल हो जाएगा। ये हो गया फ्रेंड्स। और अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। राइट इन इंक, राइट इन इंक माना होता है मुझे लिखित में दो, मुझे कुछ काम कुछ भी चीज़ है, कोई आदेश उसको लिखित में दो, लिख कर दो। ही थ्रीव द स्टिक इनटू द रिवर, उसने एक छड़ी नदी में फेंक दी, तो बिल्कुल सही है ये, इसमें कहीं से कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अब एक बार डी वाला देख लेते हैं। ही वाज ए फेवरेट विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों का बहुत ही चहेता है, बिल्कुल सही है। अब इसमें सी वाला होगा, आंसर जो होगा सी वाला होगा। ही वेंट नियर द स्टेशन, अब बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं कि ही वेंट टू द स्टेशन, वह स्टेशन गया। यहाँ पे कह रहे हैं ही वेंट नियर द स्टेशन, वह स्टेशन के पास गया। अब वो स्टेशन के पास कहाँ गया ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, वो स्टेशन से 500 मीटर है दूर है या 100 मीटर दूर है या क्या जो भी है, वह स्टेशन के पास गया है, स्टेशन वो नहीं गया है, स्टेशन के पास गया है, तो ये सेंटेंस कुल मिला के सही नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, होना क्या चाहिए, ही वेंट टू द स्टेशन, इस तरह का होना चाहिए बेसिकली रूप से। तो ये हो गया 47 तक।
अब इसके बाद का पेज खोलते हैं, पेज नंबर 9। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, इसमें कौन सा पेयर है जो मिसमैच्ड है? सिंपल प्रीपोजिशन, तो आफ्टर है वो सिंपल प्रीपोजिशन है। कंपाउंड प्रीपोजिशन ये भी ऑफ है। डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन ए एंड टू ये भी इसमें आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, इसमें ल्यू का इस्तेमाल नहीं होता है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में ल्यू का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है हैव एंडिंग सच एज ई एन, तो जैसे कोई भी वर्ब हो उसके एंड में ई एन का इस्तेमाल हो जाए, ई डी का इस्तेमाल हो जाए और आई एन जी का इस्तेमाल हो जाए, तो वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे कंसीडरिंग, ठीक है, अब इसमें आई एन जी का इस्तेमाल हो गया। ड्यूरिंग आई एन जी का इस्तेमाल हो गया। प्रोवाइडेड इसमें ई डी का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये 3 आप याद रखिए, ई एन लग जाए, ई डी लग जाए और आई एन जी लग जाए। जैसे एक सेंटेंस क्या है, सी इज़ इंटरेस्टेड इन एनीथिंग कंसर्निंग हॉर्सेस, वह घोड़ों के काम में बहुत ही इंटरेस्ट वो दिखाती है, तो आई एन जी यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। ही वर्क्स वन जॉब ड्यूरिंग द डे एंड अनदर एट द नाइट, तो आई एन जी यहाँ पे लगा है। द डॉग केप्ट फॉलोइंग हिम होम, ठीक है, तो यहाँ पे भी आई एन जी लगा है, तो ये सही है, बिल्कुल पार्टिसिपल प्रीपोजिशन सही है ये, ठीक। तो ये हो गया फ्रस्ट्रेटेड, अब यहाँ पे ई डी लग गया है, ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट द सिचुएशन, तो ये भी हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट, तो फ्रेंड्स हम हमेशा ये याद रखिए कि योर्स का इस्तेमाल होता है और बिना किसी कॉमा के योर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा रूल है। और योर जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें अगर आप योर लगाते तो ऐसे लगाते हैं कि योर सिंसियरली ब्रदर, तुम्हारा विश्वसनीय, तुम्हारा बहुत ही चहेता, ठीक है, तो योर सिंसियरली ब्रदर, डॉटर, सन कुछ भी लगाते तब जाके वो कंप्लीट होता, ठीक है। और योर्स ये गलत है, बी वाला भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और योर्स का इस्तेमाल वहाँ पे हम करते हैं जिसको हम जानते होते हैं, तो वहाँ पे हम योर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो योर्स सिंसियरली इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? व्हेन यू नो द पर्सन यू आर एड्रेसिंग, जब किसी को आप चिट्ठी लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, जब आप उसको भली बात जानते होते हैं तो वहाँ पे योर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, इस तरह इसका इस्तेमाल होता है। और अब देखते हैं 50 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा सही इसमें पता लगाना है। तो एवरी वन शुड प्रे टू गॉड, ठीक है, हर व्यक्ति को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, तो यहाँ पे टू लगना चाहिए। सी वाला देखते हैं, ही रोट मी, उसने मुझे ही लिख दिया। अब ये जानते हैं कैसे सेंटेंस हो गया, ही रोट मी, उसने मुझे ही लिख दिया। अब मैं कोई कलम नहीं हुई कि उसने मुझे उठा के लिख दिया, ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत है। ही सजेस्टेड मी दिस, ही सजेस्टेड दिस टू मी, इस तरह इसका यूज़ हो सकता था। ही सजेस्टेड मी टू दिस, इस तरह का हो सकता था, ठीक है, तो ये सेंटेंस भी नहीं होगा। ही सजेस्टेड दिस टू मी, इस तरह का इसका यूज़ हो सकता था इसमें। तो जो सही इसमें लग रहा है, ही रोट टू मी, उसने मुझे लिखा है, तो यहाँ पे उसने कुछ मुझे चिट्ठी वगैरह लिखी है, इसका बात हो रही है। ही रोट टू मी, इसी तरह इसका यूज़ होता है रोट का, उसने मुझे चिट्ठी लिखी, ठीक है। अब देखते हैं साहित्य वाला पोर्शन, देखते हैं लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, कौन सा पेयर मैच नहीं करता है। तो हैमलेट, यहाँ पे फ्रेंड्स बात हो रही है कि ये रचना कब लिखी गई है, यहाँ पब्लिश होने की बात नहीं की गई है, और ये क्वेश्चन काफ़ी कठिन है, बहुत ही कम लोग इसको कर पाए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी कठिन है, क्योंकि कोई भी रचना कब लिखी गई है ये कोई बहुत ही कम लोग याद करते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, ज़्यादातर लोग पब्लिकेशन डेट याद करते हैं। तो हैमलेट का देखते हैं, हैमलेट का यहाँ 1601 लिखा है। तो फ्रेंड्स जो हैमलेट है वो लिखी गई है 1599 से लेके 1602 के बीच में लिखी गई है, और हमारा जवाब 1601 है, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये सच है।
इसको हम बिल्कुल सही मान के चलेंगे। ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाता है, यानी कि सही है ये। ट्वेल्थ नाइट 1601 लिखा है। अब देखते हैं, तो ट्वेल्थ नाइट लिखा गया था 1601 से लेके 1602 के बीच में लिखा था, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सच है। ठीक, अब एक बार ये देख लेते हैं, डी वाला देख लेते हैं, टेम्पेस्ट 1611 इसमें लिखा हुआ है। अब फ्रेंड्स जो टेम्पेस्ट था वो 1610 से लेके 1616 के बीच में लिखा गया है, और 11 यहाँ पे है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी सही है कुल मिलाकर, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, सच है ये। अब देख लेते हैं ये वाला, सी वाला, सिम्बलिन का इसमें लिखा है 1608 लिखा हुआ है, और ये कब लिखी गई है? तो फ्रेंड्स जो सिम्बलिन है वो लिखी गई है 1611 में, प्रोड्यूस्ड की गई है। प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है कि ये पर्दे पर स्टेज पर इसका मंचन किया गया है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि स्टेज पर मंचन किया गया होगा तो पूरा प्ले वो कागज़ पर लिखा गया होगा, तो यहीं से मान लिया जाता है कि 1611 में इसको लिखा गया है। when Cymbeline was actually written cannot be precisely dated, और कहीं पर भी विलियम शेक्सपियर महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि सिम्बलिन की तारीख कब थी, कब इन्होंने लिखा, पर इसको यही मान लेते हैं कि 1611 में अगर ये प्रोड्यूस्ड की गई है, यानी कि स्टेज पर इसका मेंशन किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि उसको उससे पहले लिखा गया होगा, तो 1611 होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1608 है, तो ये गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइटल टू ए प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होना चाहिए। हेनरी सेवन्थ के नाम से कोई भी नाटक नहीं है। ठीक है, हेनरी 7 के नाम से कोई भी नाटक नहीं है। 6th है, 4 है, हेनरी 8th है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन। कौन सा कथन गलत है? इन 1671 मिल्टन इश्यूड हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री विच कंटेंट पैराडाइज रिगेंड एंड सैमसन एगोनिस्टिस। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि सबसे अंत में उन्होंने क्या लिखा था, पैराडाइज रिगेंड लिखा था और सैमसन एगोनिस्टिस लिखा था, तो ये सच है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, पैराडाइज रिगेंड इज ब्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लॉस्ट। बिल्कुल सही है, क्योंकि पैराडाइज रिगेंड को तो बहुत लोग जानते भी नहीं है, बहुत लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना है, और इसके बारे में बहुत ही कम ही लोग जानते होंगे, विस्तार से किसी ने पढ़ा नहीं इसको। अब एक बार डी वाला देख लेते हैं, लिसिडस हैज़ द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसेरियन बर्ड्स, तो ये भी सही है। ठीक है, तो सी वाला देखते हैं, सैमसन एगोनिस्टिस इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। अब फ्रेंड्स ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब देखिए, सैमसन एगोनिस्टिस इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। आपको थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि कुछ पढ़ के ही पढ़ना चाहिए, वैसे नहीं पढ़ना चाहिए। अब देखिए, यूनिटी ऑफ टाइम किसको बोलते हैं? यूनिटी ऑफ टाइम बोलते हैं कि जब स्टोरी में 24 घंटे की स्टोरी हो, पूरी बात एक निश्चित समय के बारे में घटनाएं दिखाई जाएं, तो उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ टाइम। द एक्शन इन ए ट्रेजिडी शुड अकर ओवर ए पीरियड ऑफ नो मोर देन 24 आवर। 24 घंटे के अंदर सारी घटनाओं को दिखा दिया जाए, तो उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ टाइम। जैसे रुस्तम फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, वो पूरी एक रात की कहानी है, एक दिन की कहानी है। ठीक है, पूरी जो स्टोरी है वो कुछ ही घंटे की स्टोरी है। रुस्तम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तो इसको ही बोलते हैं यूनिटी ऑफ टाइम। किसी एक विशेष समय की सारी घटनाओं को दिखा देना, उसको ही बोलते हैं यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ प्लेस क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ प्लेस कहता है कि किसी भी नाटक, स्टेज प्ले, नॉवेल, कुछ में कोई अगर आप जगह बताते हैं तो वो सच में एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने कई जगह ऐसी काल्पनिक जगहों के बारे में बताया है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती थी, और इसलिए लोग इनकी काफ़ी बुराई करते थे। तो साहित्य का ये बहुत बड़ा फंडा होता है कि आप कोई भी
जगह अपने में बता रहे हैं, कोई स्टोरी दिखा रहे हैं, तो वो जगह कहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे दिल्ली के बारे में अगर कोई कहानी हम लिखें तो पढ़ने वाले को विश्वास हो जाएगा कि भाई हाँ दिल्ली है तो वहाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो इससे काफ़ी इफेक्टिव बनता है, जो साहित्य होता है बहुत ही प्रभावशाली बनता है। तो इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ प्लेस। यूनिटी ऑफ टाइम आपको बता ही दिया। यूनिटी ऑफ एक्शन, ए ट्रेजिडी शुड हैव वन प्रिंसिपल एक्शन। तो उसमें कोई कोई मुख्य घटना के ऊपर केंद्रित होना चाहिए वो पूरा जो स्टोरी है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो सैमसन एगोनिस्टिस है, इसमें इसके जीवन के अंतिम क्षणों के बारे में वो पूरा ड्रामा है, ठीक है। एक एक बहुत ही कम समय की सारी घटनाओं को दिखाया गया है, इसलिए वो सेटिस्फाई कर जाता है। ऑल द एक्शन इज फोकस्ड इन दिस वन प्लेस वेयर सैमसन कम्स इनटू कांटेक्ट विद अ वैरायटी ऑफ पीपल। एक जगह की कहानी को बड़े विस्तार से दिखाया गया है, तो ये बिल्कुल सच है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर जाता है। और इसमें लिखा है कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पे नो लिखा है। सैमसन एगोनिस्टिस इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम। यहाँ पे कह रहे हैं कि सैमसन एगोनिस्टिस के अंदर कोई टाइम का रूल नहीं है, प्लेस का रूल नहीं है, एक्शन का रूल नहीं है, जो कि गलत है। क्योंकि वहाँ पे पूरा पूरा है, वहाँ पे प्लेस का भी रूल है, टाइम का भी रूल है, एक्शन का भी रूल है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी वाला आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो केयरफुल ऑफ ड्रेस सही है, बिल्कुल ये सही है। इसमें सही प्रीपोजिशन के बारे में बताना है। अनॉयड एट थिंग्स बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि हमें लोगों चीज़ों पर गुस्सा आता है, ठीक है। अनॉयड माने होता है गुस्सा करना। केयरफुल माने होता है लोग अपने ड्रेस को लेके बहुत ही सावधान रहते हैं। हॉरिफाइड एट द साइट, किसी मर्डर वाली साइट को देख के हम बहुत ही हॉरिफाइड हो जाते हैं, हमारी यानी कि डर जाते हैं लोग। अब यहाँ पे बिजी विद लेसन्स होना चाहिए, बिजी के साथ जो यूज़ होगा वो विद होगा, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। विद रेफरेंस टू यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा है जो करेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड ज़्यादा आप लोग का बहुत टाइम खर्च हो रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो वही हमारा आंसर है, जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है। बी वाला वो पढ़ लेते हैं। ए डैश इज़ यूज टू सेट ऑफ वर्ड्स इन अपोजिशन ऑन एक्सप्लेनेशन। जब हम किसी चीज़ का एक्सप्लेन करते हैं तो हम डैश का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सच बात है, बी वाला, ठीक है। आपको दिखाते हैं। जब 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 हम एक्सप्लेन करते हैं तो डैश का यूज़ करते हैं। जैसे द सर्ब्स वांट पीस, सर्बिया के रहने वाले जो लोग हैं वो शांति चाहते हैं, फिर लिखा है डैश। सो दे से, और वो ऐसा ही कहते हैं। तो ये जो डैश लगा रहे हैं ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। और डैश आर यूज टू सेपरेट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, सेपरेट ग्रुप्स, जो शब्दों के जो ग्रुप होते हैं उसको भी अलग करने के काम आता है ये भी इसका इस्तेमाल है, ठीक है। अभी रुकिए, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। तो बी वाला बिल्कुल सही हो गया। एक कैरेट का इस्तेमाल होता है, जो क्या कहते हैं, जो भी कुछ छूट जाता है तो ऊपर क्या कहते हैं लगा देते हैं, कुछ छूट जाता है तो उसको बोलते हैं कैरेट। और वो नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। जब कुछ लिखते हैं कोई सेंटेंस तो एक कुछ वर्ड छूट जाता है तो उसमें एक हल्का सा लाइन ऐसी बना देते हैं तो उसको बोलते हैं कैरेट। तो ये सही है। कैरेट इज बिलो एंड असाइड द वर्ड लेटर इफ सम लेटर और वर्ड इज टू बी इंसर्टेड, बिल्कुल सही है। ए डैश इज यूज टू समराइज सेवरल सब्जेक्ट और बिलोंगिंग टू द सेम वर्ब, ठीक है। तो ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे ए वाला किस तरह आंसर हो जाएगा। ए डैश इज नेवर यूज टू शो ए सडन चेंज इन थॉट। यहाँ पे कह रहे हैं कि डैश का इस्तेमाल किसी सेंटेंस में कोई विचार है उसमें अचानक से बदलाव के लिए नहीं होता है, जबकि ये गलत है, होता है, ठीक है। इसका होता है, आपको दिखा रहे हैं, इसका एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, एक ईमानदार नेता। इफ सच ए क्रिएटर एग्जिस्ट वुड नेवर एग्री टू सच ए प्लान। अब यहाँ ईमानदार बता रहे थे, फिर क्या कह रहे हैं, इफ सच ए क्रिएटर एग्जिस्ट। अब यहाँ पे शंका कर रहा है। ये जो सेंटेंस है ये पहले वाले पे डाउट कर रहा है, यानी कि शंका कर रहा है उस पर। ये तो ईमानदारी की बात कर रहा है, पर ये कह रहा है कि वो लोग शायद ही एग्जिस्ट करते हैं, ईमानदार तो कोई नेता होता ही नहीं है, ये बात कह रहा है। वुड नेवर एग्री टू सच ए प्लान।
तो इस सेंटेंस को देख के हमें क्या पता चलता है कि अचानक से थॉट में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, इस सेंटेंस को देखने से हमें क्या पता चलता है कि डैश का इस्तेमाल करके हम अचानक से परिवर्तन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस सही है, और जबकि यहाँ पे लिखा है कि नेवर, तो यहाँ पे कहानी हुई गलत, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक कंपेरिजन इज नॉट करेक्ट। कौन सा फ्रेज की बात हो रही है यहाँ सीधे सीधे। एज बिटर एज गाल, ये भी होता है कि इतना कड़वा जितना कि जहर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एज चीयरफुल एज लार्क, सारी दुनिया जानती है कि यही होता है, आप लोगों ने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। एज रेड एज चेरी, बिल्कुल सच है ये। एज साइलेंट एज ए स्टार, जो तारे होते हैं हमेशा शांत रहते हैं और उनको देख के लगता है कि चुप हैं। तो एज चीयरफुल एज लार्क होना चाहिए, यहाँ पे बार्क लिखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मीनिंग होता है बहुत ही खुश होना। जिस तरह से आप लोग नौकरी पा जाएं शिक्षक भर्ती में, तो आप लोग की हालत कैसे होगी, एज चीयरफुल एज लार्क, आप लोग नाचने लग जाएंगे, उस तरह की हालत हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, कौन सा है जो सही नहीं है। तो जो हमारा आंसर होगा वो डी होगा। एक्विड माने होता है किसी के ऊपर कोई आरोप लगा हो, वो छूट जाए, बरी हो जाए, बाइज्जत बरी हो जाए, उसको बोलते हैं एक्विट। ठीक है, आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक्विट माने होता है फ्री समवन फ्रॉम ए क्रिमिनल चार्ज बाय द वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट में ये फैसला हो जाए कि ये आदमी एकदम फ्री है, मतलब कि ये दोष मुक्त है, इसको बाइज्जत बरी करते हैं, उसको बोलते हैं एक्विट करना। ठीक है, उसके ऊपर कोई आरोप हो वो हटा लिए जाए। कन्विक्ट का सीधे उल्टा होता है, इसका मतलब होता है कि किसी को दोषी ठहरा दिया जाए। हमें क्या चुनना है, हमें एंटोनिम चुनने हैं, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सच है। ग्रांड माने होता है शानदार, और ऑर्डिनरी माने होता है साधारण, ये संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। हम्बल माने होता है विनम्र, सौम्य। हॉटी माने होता है घमंडी, ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। डेजोलेट माने होता है जहाँ पे कोई ना रहे, बिल्कुल वीरान, बंजर, वहाँ पे खुशी का नामो निशान ना हो, उसको बोलते हैं डेजोलेट, उसको बोलते हैं डेजोलेट। ठीक है, देखिए डेजोलेट का मीनिंग होता है अनइनहेबिटेड, जहाँ कोई ना रहता हो, और ब्लैक एम्प्टीनेस, जहाँ पे दूर दूर तक केवल सन्नाटा हो, वहाँ पे कुछ भी ना हो। एंटोनिम क्या होता है इसका, एंटोनिम होता है पॉपुलस, जहाँ पे लोग हो, भीड़ भाड़ हो। जॉयफुल, जहाँ पे लोग हंस खेल रहे हों, बातें कर रहे हों। फर्टाइल, जो ज़मीन उपजाऊ हो। ठीक है, उपजाऊ के सेंस में भी इसका यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे ये पॉपुलस होना चाहिए, या जॉयफुल होना चाहिए, या फर्टाइल होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या लिखा है, परकोलेट माने क्या होता है, ये कॉफ़ी बनाने में, कॉफ़ी शराब के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। परकोलेट माने होता है कि धीमे धीमे, आप लोगों ने शराब बनते हुए कभी देखी होगी, देसी वाली कहीं पर गांव में बनती है, तो वो पूरी भट्टी वगैरह लगाते हैं, तो वो भाप के द्वारा एक बीकर में इकट्ठा होती है बूंद बूंद करके, उसको ही बोलते हैं परकोलेट। ठीक है, उसको ही बोलते हैं परकोलेट। और कॉफ़ी के सेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है, चाय के संबंध में भी कई बार इस्तेमाल होता है। तो परकोलेट माने क्या होता है, फिल्टर ग्रेजुअली थ्रो ए पोरस सरफेस और सब्सटेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं चुआना, वही जो शराब के संबंध में ज़्यादा यूज़ होता है, देसी शराब कच्ची वाली जो बनती है। चुआना, छानना, टपकना, टपकाना, निथारना। सही वर्ड जो अभी ढूंढ रहे थे वो निथारना उसको बोलते हैं। फैलना, रसना, फैल जाना, बूंद बूंद करके टपकाना, प्रसारित हो जाना। ठीक है, ये इसके सारे मीनिंग हो गए। तो जो हमारा वो होगा वो यही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा सोज डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी। कौन सा विलियम शेक्सपियर का है जो 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है और जिसमें इमेच्योरिटी के बारे में साइंस मिलते हैं। इसका मीनिंग जो होता है मैच्योर नहीं होता है, परिपक्व नहीं होता है, उसको बोलते हैं इमेच्योरिटी। तो फ्रेंड सही जवाब है इसका सी, वीनस एंड एडोनिस। ये सही जवाब है क्योंकि इसको ही 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है।
वीनस एंड एडोनिस, ठीक है। वीनस एंड एडोनिस इज रिटन इन ए वर्स फॉर्म नोन एज सेस्टा रीमा। सेस्टा रीमा में लिखा गया है, उसको ही बोलते हैं 6 लाइन वाला जो होता है। विच इज़ ए क्वेट्रन, क्वेट्रन जो 4 लाइन का होता है, फॉलोड बाय कपलेट, कपलेट 2 लाइन का होता है। ए बी सी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है, ए बी सी सी। दिस फॉर्म वाज ऑल्सो यूज बाय एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर थॉमस लॉज ने इसका भी इस्तेमाल किया था। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 199 स्टैंजाज, 199 स्टैंजा हैं, काफ़ी लंबी पोएम है। ए सेस्टा रीमा, इसको सेस्टीना भी कहते हैं, सेस्टाइन भी कहते हैं, सेक्सटाइन भी कहते हैं, सेक्सटेन भी कहते हैं, इज़ ए फिक्स्ड वर्स फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 6 स्टैंजाज और ऑफ 6 लाइन ईच, ठीक है। तो यही बात है, बिल्कुल सही है, वीनस एंड एडोनिस। अब फ्रेंड्स और आगे खोलते हैं, आपको काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है ये, लेकिन मैं जो भी सोचता हूँ कि अच्छी तरह पढ़ाऊँ थोड़ा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। कौन सा जो प्ले है वो प्रांतीय सूबे की जो मिडिल क्लास लाइफ होती है, मध्यवर्गीय का जो जीवन होता है उसको दिखाता है। तो सही जवाब है ए, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ठीक है। विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था, ए होगा इसमें, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर इज़ ए कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था, पब्लिश हुई थी 1602 में, लिखा गया था 1597 में। और ये जो है किसको दिखाती है, इंग्लिश मिडिल क्लास लाइफ को दिखाती है, जो अंग्रेज़ों का मध्यवर्गीय लाइफ होती थी उसको दिखाती है। प्रांतीय सूबे की ज़िंदगी, ये हो गया प्रोविंशियल लाइफ के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने कौन सा नहीं लिखा है, तो सही जवाब है डी, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है इसमें। तो ये किसने लिखा है, ये वाला जो पोएम है अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, इसको लिखा है मैथ्यू प्रायर ने लिखा है, ठीक है। मैथ्यू प्रायर ने लिखा है। ड्यूरिंग दिस इम्प्रिजनमेंट, इनको जेल हो गई थी मैथ्यू प्रायर को, मेंटेनिंग हिज चेयरफुल फिलासफी, पर ये बहुत ही खुश मिजाज आदमी थे। ही रोट हिज लॉन्गेस्ट ह्यूमरस पोएम अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। अल्मा का मीनिंग होता है प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, किस तरह मस्तिष्क बढ़ता है, किस तरह नॉलेज आती है, किस तरह ज्ञान बढ़ता है, तो ये इसका मीनिंग होता है। दोस्तों आगे के जो वीडियो हैं वो कल लगाएंगे, आप लोग जुड़े रहिए चैनल से, और आप लोग को पसंद आया तो कृपया लाइक करें। कोई अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।